गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है एनवायरनमेंट के लिए रेलोकेशन ऑफ टाइगर रिजर्व्स। ये तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं उन्होंने इंटरवेन किया है उस डिबेट में जिसमें कि जो है ट्राइबल्स को रेलोकेट किया जा रहा है टाइगर रिजर्व से। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए ने जून में एक एडवाइजरी निकाली। स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स को कहा कि आप जो है एक्शन प्लान्स जो है वो सबमिट करो कि कैसे आप विलेजेस को रिलोकेट करोगे। ठीक है। तो एनटीसीए के मुताबिक 591 विलेजेस जो हैं वो इनसाइड क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स लोकेटेड थे। उसमें से अभी तक 251 विलेजेस को रेलोकेट ऑलरेडी कर दिया गया है। ठीक है। लेकिन लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या कहती हैं? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कहता है कि जो एरियाज़ हैं फ्री ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स होने चाहिए, वो क्रिएट किए जा सकते हैं कोर ऑफ टाइगर रिजर्व में। लेकिन इसको तभी किया जा सकता है जब राइट्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो हैं वो रिकोगनाइज़ किए हों फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंदर, और वो उसमें ग्राम सभा की कंसेंट मिली हो। और कुछ और भी रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको वॉलेंट्री रेलोकेशन किसी का कराना है तो स्टेट गवर्नमेंट को ये कंक्लूड करना पड़ेगा कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ या फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनकी प्रेजेंस जो है वो सफिशेंट है इरिवर्सिबल डैमेज करने के लिए टाइगर्स और उनके हैबिटेट को। और उनको ये भी कंक्लूड करना पड़ेगा कि कोई और ऑप्शन अब नहीं बचा है। इन कम्युनिटी, ये जो कम्युनिटी है ये को एग्जिस्ट नहीं कर सकती टाइगर्स के साथ, तभी जो है उनको रेलोकेट किया जाएगा। एनटीसीए ने जो रेलोकेशन की कंपनसेशन है वो भी 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दी है पर फैमिली। और अपार्ट फ्रॉम दैट उनको 2 हेक्टेयर्स का लैंड मिलता है, होम स्टेड लैंड मिलता है, फिर हाउस कंस्ट्रक्शन असिस्टेंस मिलती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस, बेसिक अमेनिटीज़ जैसे वाटर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी और टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज मिलती हैं। ठीक है। तो डिबेट इसमें है क्या? एनटीसीए ने स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स को कहा कि रेलोकेशन ऑफ विलेजेस को प्रायोरिटाइज करो आप कोर टाइगर हैबिटेट एरियाज में से, जो कि 54 टाइगर रिजर्व्स में सिचुएटेड हैं। लेकिन इस एडवाइजरी में पुश बैक देखने को मिला 150 ट्राइबल राइट्स ग्रुप्स और एक्टिविस्ट्स का। और उन्होंने आर्ग्यू किया कि एनटीसीए की जो अप्रोच है वो वायलेट करती है एफआरए को और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट को। ठीक है, क्योंकि विलेज रेलोकेशन जो है वो वॉलंटरी होनी चाहिए। अब इसमें जो है नेशनल कमीशन फॉर एसटी जो है उन्होंने अपडेट मांगी है एनटीसीए से कि विलेज रेलोकेशन जो है वो क्या आपने जो प्रायर रिकमेंडेशंस जो एनसीएसटी की थी उसके बेसिस पर करने को कहा है। कमीशन ने एक एक्शन टेकन रिपोर्ट भी मांगी है यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री और एनटीसीए से 2018 की रिकमेंडेशंस पर कि किस तरह का जो है विलेजर्स को कंपनसेशन मिलना चाहिए जो वॉलंटरली रेलोकेट होना चाहते हैं टाइगर रिजर्व से। तो एनसीएसटी जो है वो चाहता है कि जो 2013 का लैंड एक्विजिशन एक्ट है उसकी गाइडलाइंस और एंटाइटलमेंट्स के हिसाब से ही जो है ये पैकेज अलाइन होना चाहिए। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सोशल इश्यूज़ के लिए। डज डेटा जस्टिफाई सब डिवीजन ऑफ कोटास। तो ये टॉपिक आपके लिए है कि जिसमें कहा जा रहा है कि इंडिया का जो रिजर्वेशन सिस्टम है एससीज और एसटीज़ का, वो हमारे लिए एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए बनाया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोटा विद इन कोटा होना चाहिए ताकि जो डिस्पैरिटीज़ विद इन कास्ट हैं या विद इन जो है कम्युनिटीज़ हैं उसको भी एड्रेस किया जा सके। तो कुछ एससी सब ग्रुप्स हैं वो ज़्यादा बेनिफिट ले रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सब ग्रुप्स। तो मतलब बेसिकली कुछ सब ग्रुप्स जो हैं वो एट द कॉस्ट ऑफ अदर ऑल अदर जो है वो ज़्यादा बेनिफिट्स ले रहे हैं। इसीलिए जो है वो कहा जा रहा है कि रीडिज़ाइन किया जाना चाहिए रिजर्वेशन सिस्टम को ताकि एक बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हो सके। अगर हम स्टेट्स के हिसाब से देखें तो कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि पंजाब, वहाँ पर 1975 में पंजाब ने एक सब डिवाइडेड कोटा सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जिसमें कि डिसएडवांटेज एससी सब ग्रुप जैसे मजहबी सिख्स और बाल्मीकीज उनको जो है बेनिफिट देने की कोशिश की गई। बिहार में महादलित कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई 2007 में मार्जिनलाइज्ड एससी ग्रुप्स को टारगेट करने के लिए, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर ये जो कैटेगरी है उसमें सबको ही सारे के सारे एससी ग्रुप्स को डाल दिया गया, तो फिर मतलब उसकी इफेक्टिवनेस ही खत्म हो गई। लेकिन आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जो है वहाँ पर रिलेटिवली हमें बैलेंस्ड आउटकम्स देखने को मिल रहे हैं मेजर एससी ग्रुप्स में, तो वहाँ पर ये सब डिवीजन ऑफ कोटास की ज़रूरत नहीं लगती है। ठीक है। तो अक्रॉस द स्टेट्स डेटा रिवील करता है कि डिस्पैरिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं एससी कैटेगरीज के विद इन भी, और उसके हिसाब से ही जो है हमें गैप को कम करना होगा। लेकिन जो गैप बिटवीन एससी और अपर कास्ट ग्रुप्स है वो अभी भी ज़्यादा बड़ा है। ठीक है। तो मतलब एक तरह से जो वर्टिकल गैप है वो ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल गैप। तो ये सजेस्ट करता है कि कोटा सब डिवीज़न जो है वो कुछ डिस्पैरिटीज़ तो कम कर देगा विद इन एससी कैटेगरी, लेकिन वो कंप्लीट सोल्यूशन नहीं होगा। तो एक फंडामेंटल चैलेंज है कि हम कैसे
एक्सेस टू रिजर्व्ड बेनिफिट जो है वो हम बढ़ा पाएंगे। तो एक डेटा है इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे के मुताबिक, उसमें ये देखा गया है कि सिग्निफिकेंट पोर्शन जो एससी हाउस होल्ड्स हैं, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे स्टेट्स में, उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट्स भी नहीं है। तो इससे जो है हमें एक्सेस टू रिजर्वेशन बेनिफिट्स उन्हें देने में दिक्कत होती है ना, या उन्हें अवेल करने में दिक्कत होती है। तो एक आइडिया जो कोटा विद इन कोटा का कहा जा रहा है, वो पंजाब जैसी स्टेट में तो होना चाहिए, क्योंकि डेटा सजेस्ट कर रहा है कि हर जगह इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। ऐसी स्टेट्स जहाँ पर एससी ग्रुप्स के कंपेरेबल सोशो इकोनॉमिक आउटकम्स हैं, फर्दर सब डिविजन जो है वो कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं मैटर्स को, खासकर रिजर्वेशन सिस्टम को, और कोई खास उससे बेनिफिट भी नहीं होगा। सब डिवीजन पॉलिसी जो है वो वल्नरेबल है पॉलिटिकल मोटिवेशंस पर भी, जैसे कि हमने बिहार में देखा। तो सुप्रीम कोर्ट की जो रिकमेंडेशन है क्रीमी लेयर इंट्रोड्यूस करने की, वो एक कंटेंशियस प्रपोजल एक तरह से हो सकता है। तो अगर हम इकोनॉमिक एक्सक्लूड करें इकोनॉमिकली एडवांटेज एससी इंडिविजुअल्स को रिजर्वेशन बेनिफिट से, तो उससे थ्योरेटिकली तो हम इक्विटी को इन्हांस कर पाएंगे, लेकिन फिर भी जो है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है वो रिड्यूस नहीं होगी। ठीक है, तो नीड क्या है, एक नेशनल सेंसस की ज़रूरत है जो भी डिले हो चुका है, और उसमें जो है कास्ट बेस्ड डिस्पैरिटीज़ को जो है वो का जो डेटा हम इकट्ठा अगर करें, तो अपडेटेड डेटा से जो है वो इंश्योर कर पाएंगे कि रिजर्वेशन पॉलिसीज़ जो है वो करंट सोशो इकोनॉमिक रियलिटीज़ को रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि नहीं। ठीक है, बिना किसी डेटा के कोई भी तरह का रिफॉर्म जो है रिजर्वेशन सिस्टम में, वो मिसगाइडेड रहेगा। तो रिजर्वेशन पॉलिसीज़ को इन्फॉर्म किया जाना चाहिए बाय रॉबस्ट अपडेटेड डेटा, ताकि जेन्युइन टूल्स हम सोशल जस्टिस के इम्प्लीमेंट कर पाएँ। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एफपीआई सेल ऑफ अफेक्टिंग बेंचमार्क इंडेसेस। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बेंचमार्क इंडेसेस जो हैं वो रिन्यूड सेलिंग प्रेशर फेस कर रहे हैं ऑल सेक्टोरल इंडेसेस से में देखने को मिल रहा है इसका प्रेशर, और वो अर्ली ट्रेड जो भी हुआ उसमें स्टॉक मार्केट में वो डिक्लाइन देखने को मिला है उसकी वजह से। तो बेंचमार्क इंडेसेस क्या होते हैं, तो ये की इंडिकेटर्स होते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस के स्टॉक मार्केट के। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं सिलेक्शन ऑफ टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज, और ये हमारे मार्केट ट्रेंड्स और इन्वेस्टर सेंटिमेंट को मेजर करने के काम आते हैं। तो जैसे जो सेंसेक्स है वो बीएससी का इंडेक्स है, ठीक है, निफ्टी है वो एनएससी का इंडेक्स है। ओके, तो ये हमको बताते हैं कि स्टॉक मार्केट की डायरेक्शन एक पर्टिकुलर टाइम पर क्या चल रही है। हमको ये परफॉर्मेंस बेंचमार्क जो हैं, ये म्यूचुअल फंड्स और पोर्टफोलियो मैनेजर्स भी इसको जो है वो फॉलो करते हैं, और उसके बेसिस पर ही परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। ठीक है, तो जो मूवमेंट होती है वो रिफ्लेक्ट करती है हेल्थ और स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी को भी। ओके, तो क्या फैक्टर्स हैं जिससे एफपीआई सेल ऑफ होम को क्यों हो रहा है ये ग्लोबली, या इंडिया में हमें क्यों देखने को मिल रहा है। तो पहला तो है कि मार्केट में ही बेयरिश सेंटिमेंट है, क्योंकि वीक कॉरपोरेट आउटलुक्स हैं, पॉसिबल अर्निंग कट्स होने के चांसेस हैं, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो हैं म्यूचुअल फंड्स भी नहीं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, वो भी ऑफसेट नहीं कर पा रहे हैं एफपीआई का सेल ऑफ, जो अदरवाइज पहले करेक्शंस के टाइम पर हुआ था। यूएस की भी जो इलेक्शंस की कुछ अभी क्लैरिटी नहीं है, तो अगर ट्रंप जो है वो जीत जाते हैं तो यूएस के स्टॉक्स के लिए फेवरेबल होगा, डॉलर के लिए फेवरेबल होगा। ठीक है, इवन फेडरल रिजर्व भी जो है वो अपकमिंग पॉलिसी मीटिंग जो उसकी हो रही है, उसके बारे में भी जो है वो क्या वो रेट स्टडी रखेगा या नहीं, उससे भी जो है अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं मिली है। अब इसमें चाइना फैक्टर भी है। अगर ट्रंप की इलेक्शन में विक्ट्री होती है, तो ट्रंप के प्रपोजल के हिसाब से 50% टैरिफ लगाया जाएगा कुछ चाइनीज़ गुड्स के ऊपर, तो उससे 2% ड्रॉप देखने को मिलेगा चाइना की ग्रोथ में। तो उससे जो है चाइना जो है ऑलरेडी ही उसके लिए प्रिपेयर कर रहा है। चाइना का सेंट्रल बैंक ने $70 बिलियन का स्टिमुलस जो है पैकेज अनाउंस किया है, और उससे जो है एक तरह से एफपीआई सेल ऑफ कर कर वहाँ पर ऐसी मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सेंट्रल वाटर कमीशन। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ग्लेशियर लेक्स और अदर वाटर बॉडीज़ जो हैं हिमालयन रीजन में, उसमें 10.81% इंक्रीज़ देखने को मिला एरिया में 2011 से लेकर 2024 के आंकड़ों के हिसाब से, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो ये डेटा जो है हमें सेंट्रल वाटर कमीशन की रिपोर्ट द्वारा मिला है। तो सेंट्रल वाटर कमीशन क्या है, एक प्रीमियर टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की इन द फील्ड ऑफ वाटर रिसोर्सेज। ये प्रेजेंटली फंक्शन करती है एज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो ये कमीशन जो है इसको इंट्रस्ट की गई हैं जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनिशिएट करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए
जो है स्टेट गवर्नमेंट के साथ स्कीम्स जो कि कंट्रोल, कंजर्वेशन और यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज के काम आएंगी। ओके, तो ये जो है हेडेड बाय चेयरपर्सन होते हैं, जो कि जिनके पास एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेटस होता है। ओके, इसमें एक नेशनल वाटर अकेडमी भी है जो पुणे में लोकेटेड है। वो सेंट्रल और स्टेट के इन सर्विस इंजीनियर्स की ट्रेनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यानादी ट्राइब। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 3 चिल्ड्रन जो है यानादी ट्राइब के, वो मिसिंग हो गए थे अपने घर से, वो उनको रिसेंटली ट्रेस कर लिया गया है। तो यानादी ट्राइब जो है वन ऑफ द मेजर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है आंध्र प्रदेश की। तो ये अमंग द मोस्ट वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं इंडिया के। और सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन जो यानादीज़ की है वो नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट जो है ईस्टर्न कोस्टल स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, वहाँ पर रहती है। मदर टंग इनकी तेलुगु है। हिस्टोरिकली जो यानदी हैं वो एसोसिएटेड हैं विद ऑक्यूपेशंस जैसे कि हंटिंग, गैदरिंग, एग्रीकल्चर। इनका रिच ट्रेडिशनल हेल्थ नॉलेज भी है इनके पास। कई तरह के रिलीजियस बिलीफ को फॉलो करते हैं ये, और इनके फेस्टिवल्स जो हैं फॉरेस्ट फ्लोरा के साथ कनेक्टेड हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कालका शिमला रेलवे। ये टॉपिक आपके जो है इकोनॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हिमाचल प्रदेश के जो सीएम हैं उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है कि जो कालका से शिमला की नैरो गेज रेलवे है उसको ग्रीन हाइड्रोजन पर रन किया जाना चाहिए। तो कालका शिमला रेलवे जो है 1898 में बिल्ड किया गया था शिमला को कनेक्ट करने के लिए, जो उस समय की समर कैपिटल होता था ब्रिटिश इंडिया की। तो 96 किलोमीटर लॉन्ग ये सिंगल ट्रैक लाइन है, जिसको टॉय ट्रेन लाइन भी कहते हैं। 1903 में ओपन की गई थी। कालका से लेकर शिमला तक की जो ये लाइन है, इसमें ऑल्टीट्यूड चेंज आप देखो तो अगर 655 मीटर से एकदम से 2076 मीटर पर पहुंचता है शिमला में। ओके, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला हुआ है इसे 2008 से। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है इसका कि 96 किलोमीटर में जो है स्टीपेस्ट राइज देखने को मिलता है इन ऑल्टीट्यूड विद 800 ब्रिजेस और वाइडक्ट्स के थ्रू। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ऑर्फन ड्रग्स। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया जो है एक सिग्निफिकेंट चैलेंज फेस कर रहा है, डेवलपमेंट, अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी ऑफ ऑर्फन ड्रग्स से रिलेटेड। ओके, तो ऑर्फन ड्रग्स क्या होते हैं? वो फार्मास्यूटिकल एजेंट्स जो कि रेयर डिसीजेस को ट्रीट करने के लिए बनाए जाते हैं। तो ये बहुत ही कम पॉपुलेशन को जो है टारगेट के लिए करने के लिए होते हैं। तो कोई फॉर्मल डेफिनेशन तो नहीं है इसकी, बट हाँ, रेयर डिसीजेज जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स, रेयर कैंसर्स, मेटाबॉलिक डिसीजेस या डिसऑर्डर्स या ऑटोइम्यून कंडीशंस, उनकी ट्रीटमेंट के लिए इसको बनाया जाता है। जो डिसीज़ है रेयर वो तब कहलाती है जब उसकी बहुत लो प्रेवलेंस हो और कंडीशन की जो है कोई लैक ऑफ अप्रूव्ड ट्रीटमेंट्स हो। ठीक है, ऑर्फन ड्रग्स को बहुत से इंसेंटिव्स देने पड़ते हैं क्योंकि उसकी टारगेट पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो कोई भी प्राइवेट कंपनी उसे क्यों बनाएगी। तो इसलिए बहुत सारे इसमें इंसेंटिव्स देने पड़ते हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए, और टैक्स क्रेडिट्स देना, R&D एक्सपेंसेस उनके लेना, फ़ी वेवर्स करना, तभी जो है वो इसके ऊपर रिसर्च ठीक से हो पाती है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लिग्नोसैट। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड की फर्स्ट वुडन सैटेलाइट लिग्नोसैट जो कि जापानीज़ रिसर्चर्स ने बनाई है, उसको लॉन्च किया गया है स्पेस में। ठीक है, और लिग्नोसैट एक फ्यूजन है लिग्नो और सैटेलाइट वर्ड का। इसको डेवलप किया गया है क्योटो यूनिवर्सिटी और सुमितोमो फॉरेस्ट्री कंपनी द्वारा, ताकि इको फ्रेंडलीनेस और कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो है वुड को की स्पेस पे एक्सप्लोरेशन में उसको लिवरेज किया जा सके। तो ये कॉस्मिक पोटेंशियल ऑफ रिन्यूएबल मटेरियल को जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहती है। इसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा जाएगा स्पेस एक्स रॉकेट के थ्रू। रिसर्चर्स जो है इससे डेटा रिसीव करेंगे और मॉनिटर करेंगे परफॉर्मेंस इसकी। और वुड को क्यों यूज़ किया गया है? क्योंकि ये ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। जब ये री एंटर करेगी अर्थ के एटमॉस्फेयर में तो ये ज़्यादा इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करेगी क्योंकि ये रीन्यूएबल मटेरियल है। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is relocation of tiger reserves. This topic is important for your environment section. So National Commission for Scheduled Tribes has intervened in the debate surrounding village relocations from tiger reserves. The commission has responded to complaints against the National Tiger Conservation Authority's June advisory, requesting the state forest departments to submit action plans for village relocations. So as per the NTCA,
591 villages which live inside critical tiger habitats, also known as core areas, in 54 tiger reserves across 19 states need to be relocated. And so far, 251 villages have been relocated already outside of the tiger reserves. So, what are the legal requirements with respect to the same? This. So, under Wildlife Protection Act, areas should be free of human settlements and they can be created in the core of tiger reserves, but it has to be done after recognizing the rights of tribal communities under the Forest Rights Act of 2006, only and with the informed consent of the Gram Sabha. Okay, and for the voluntary relocation of these villagers or tribal communities, the state government has to conclude that activities of these tribal communities or forest dwellers is sufficient to cause irreversible damage to the tigers and their habitat, and they have also to conclude that there is no other reasonable option left for the community to coexist with tigers. Okay, so NTCA had raised the relocation compensation for families opting for voluntary relocation for from 10 lakh to 15 lakh rupees per family in 2021. So those accepting the resettlement package receive 2 hectares of land, homestead land, house construction assistance, a financial incentive, and basic amenities, including water, sanitation, electricity, and telecommunication. So NTCA has also advised state forest departments to prioritize the relocation of villages from core tiger habitats across 54 reserves. And um, this advisory has prompted pushback from over 150 tribal rights groups and activists. So they are arguing that NTCA is violating the FRA and Wildlife Protection Amendment Act, and because village relocation should be voluntary. So now the NCST has intervened. It has requested an update from both NTCA and the Environment Ministry regarding the action taken report. Also, NCST also wants to ensure that this package aligns with the Land Acquisition Act of 2013 guidelines and entitlements. Okay. So the next topic is, does data justify subdivision of quotas? This topic is important for your social issues. So India's reservation system has been instrumental in providing access to opportunities, especially for SC and ST communities. But Supreme Court has proposed introducing a quota within quota. So actually, what is happening is that reservation policy was meant to create equal opportunities for the those who are at the bottom of the pyramid, but some SC subgroups have reportedly benefited more than others. So, as a result, there are growing calls for redesigning the reservation system and ensure a balanced distribution of opportunities. So, if we look at the disparities that exist among SC subgroups with using this data from states, we can see that in Punjab in 1975, Punjab implemented a subdivided quota system, benefiting the disadvantaged SC subgroups like the Mazhabi Sikhs and Balmikis, helping them to catch up to the more advanced subgroups. In Bihar, the state created a Mahadalit category in 2007 to target marginalized SC subgroups. But there were political pressures, and this due to political pressures, they expanded the category to include all SC subgroups, including diluting the effectiveness of this Mahadalit category. Okay, but in Andhra Pradesh and Tamil Nadu, we are saying that there are relatively balanced outcomes between the major SC groups. So, across these states, the data reveals that while disparities exist within the SC category, the gap between SCs and upper caste groups is still much larger. Okay, this also suggests that while a quota subdivision may help address some disparities within the SC category, it may not be a complete solution. So, ensuring access to reserved benefits is important, or it's a fundamental challenge. And data from the Indian Human Development Survey reveals that a significant portion of SC households in states like Uttar Pradesh and Bihar, they lack caste certificates. This also highlights a need to improve access to reservation benefits. So while the idea of a quota within quota has merit in states like Punjab, data suggests that it cannot be a necessary solution everywhere. Okay, so further subdivisions could also complicate the reservation system without delivering any major benefits. Subdivision policies are also vulnerable to political motivations, like what we saw in Bihar. So Supreme Court's recommendation to introduce a creamy layer exclusion for SCs will be another contentious proposal. Okay, so, excluding the economically advantaged SC individuals from reservation benefits could theoretically enhance equity, but it would not necessarily reduce caste based discrimination. So,
What is the need? So, without verifiable or reliable data, any attempt to reform the reservation system will be misguided. So, until updated data is there in the form of any census or something, we cannot ensure that reservation policies will be based on current socio-economic realities. Okay, so reservation policies should be informed by robust, updated data to ensure that they serve as genuine tools for social justice. Okay, so the next topic is FPI sell off affecting benchmark indices. This topic is important for your economy section. So, benchmark indices are facing renewed selling pressure across all sectoral indices, which saw decline in early trade in the last 3 days. So, what is happening is that for first of all, we have to understand what are these benchmark indices. So, basically, they are key indicators of the overall performance of the stock market. They represent a selection of top performing companies, and they are therefore used to gauge the market trends and investor sentiment. So, for example, the Sensex is the benchmark index of BSC, the Nifty is the benchmark index of NSE. So, these benchmark indices show the direction of the stock market. They also serve as a performance benchmarks for mutual funds and portfolio managers. They also show or reflect the health and stability of the economy. Okay, so what are the factors which triggered this foreign portfolio investors sell off? So the market's bearish sentiment can be attributed to the concerns over weak corporate outlooks and even possible earning cuts. Even domestic investors like mutual funds are not buying enough to offset the FPI sell offs, unlike previous corrections. So, Indian markets are also experiencing heightened volatility due to the close US presidential election. And if Trump wins, then it will be favorable for the US stocks and the dollar, but negative for treasuries. So, the China factor is also there. China has announced a stimulus package because China is also fearing a Trump electoral victory. And if Trump wins, then tariffs of over 50% on Chinese goods could lead to a 2% drop in China's growth story. Okay. So, these are putting pressure on the global economies, and that's why the stock markets across the world are seeing volatility. So the next topic is Central Water Commission. This topic is important for your governance section. So glacial lakes and other water bodies across the Himalayan region saw a 10.81% increase in area from 2011 to 2024 due to climate change, as per the Central Water Commission's report. So what is Central Water Commission? It's a premier technical organization of India in the field of water resources. It presently functions as an attached office of Ministry of Jal Shakti, and this commission is entrusted with the responsibilities of initiating, coordinating, and furthering, in consultation with state government, schemes for the control, conservation, and utilization of water resources. It is headed by a chairman. Who has the status of ex officio secretary to the government of India. Okay, and there is National Water Academy also, which is located in Pune, and it is responsible for training and of the central and state in service engineers. Okay. So the next topic is Yanadi tribe. This topic is important for your social issues. So three children of the Yanadi tribe who went missing were traced recently. So this tribe is one of the major scheduled tribes of Andhra Pradesh, and they are among the most vulnerable tribal groups in India. So significant population of Yanadis live in the plains of Nellore, which is a district in the eastern coastal state of Andhra Pradesh. Their mother tongue is Telugu. Historically, the Yanadis have been associated with occupations like hunting, gathering, and agriculture. They have rich traditional health knowledge. Yanadis have many religious beliefs and festivals connected with the forest flora. Okay. So the next topic is Kalka Shimla Railway. This topic is important for your economy section. So Himachal Pradesh CM has urged the central government to explore the possibility of running trains on the Kalka Shimla narrow gauge railway on green hydrogen. So Kalka Shimla Railway was built in 1898 to connect Shimla, which is the summer capital of British India, with the rest of the Indian rail system. So it's a 96-kilometer long single track line, often called the toy train line also, and it was opened in 1903. So the total change of altitude is from Kalka, which is 655 meters, to Shimla, which is 2076 meters. So it's also a UNESCO World Heritage Site in since 2008, and this rail network also holds the Guinness World Records of for its 96 kilometers steepest rise in altitude with a crossover of 800 bridges and viaducts.
So the next topic is orphan drugs. This topic is important for your social issues. So India is facing significant challenges in ensuring the development, affordability, and accessibility of orphan drugs, which are basically pharmaceutical agents developed to treat rare diseases. And these diseases, they affect only a small portion of the population. So currently we do not have any formal definition for these orphan drugs. So because these rare diseases affect a very small population, the private sector is not does not have any incentive to research on these drugs to treat these diseases. Okay, so these diseases may be basically genetic disorders, rare cancers, metabolic disorders, autoimmune conditions. So these diseases must have a low prevalence in order to be classified as a rare disease, and that condition must lack approved treatments. So therefore orphan drugs have to be given several incentives to encourage their development, including market exclusivity, tax credits for research and development expenses, and fee waivers for regulatory applications. Okay. So the next topic is LignoSat. This topic is important for your science and tech section. So world's first wooden satellite LignoSat, which has been developed by Japanese researchers, was launched into space in early test of using timber in lunar Mars exploration. So LignoSat is a fusion of ligno and satellite. Ligno basically means wood, and it has been developed by Kyoto University and Sumitomo Forestry Company. And the objective is to leverage the eco-friendliness and cost-effectiveness of wood in space exploration. It is tasked to demonstrate the cosmic potential of renewable material as humans explore living in space, and it will be the first to be sent to International Space Station by a SpaceX rocket. Researchers will receive the data from the satellite to monitor its performance. Okay, wooden satellites have been used because they are more environmental friendly, and after they will reach the Earth's atmosphere, they will remain environment friendly, unlike the metal satellites, which pose pollution risks. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.